हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन का एनालिसिस देख रहे थे और उस कड़ी में 19 जनवरी तक जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन का एनालिसिस देखा था। 19 जनवरी के जो बाद एग्ज़ाम हुए हैं उसका एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाए थे, तो आज से फिर हम लोग अपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस सेशन में हम लोग 20 जनवरी को जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके दोनों ही शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो बाकी का शिफ्ट बचा हुआ है एनालिसिस के लिए वो भी 1-2 वीडियो में आराम से हो जाएगा। फिलहाल आइए अपने आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। 20 जनवरी के एग्ज़ाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जी हाँ, गेहूं को इंग्लिश में हम लोग व्हीट कहते हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो नाम थोड़ा सा अल्टर है लेकिन 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा। क्या कहेंगे सर कि सर गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा। ध्यान रखिएगा, जब आपसे गेहूं पूछा जा रहा है तो हो सकता है कि धान भी पूछा जा सकता है। तो मेरे मित्र, अगर आपसे ये पूछा जाए कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा तो आप क्या कहेंगे सर ओरिएजा सैटिवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ओरिएजा सैटिवा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस किसने दिया। जी हाँ, आप सबों को मालूम है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर होमो सेपियंस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे सर कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया सर, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कैरोलस लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस द्विनाम पद्धति के अनुसार दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे जो होमो सेपियंस लिखा हुआ है, यहाँ पे जो होमो सेपियंस लिखा हुआ है इसमें जो अलग अलग वर्ड है इसका अलग अलग मायने हैं। ये जो आपका पहला वर्ड है ये मानव के वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मानव जो है वो होमो वंश का है। और होमो वंश का कौन सा प्रजाति, तो सर सेपियंस प्रजाति का है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि द्विनाम पद्धति में जो जीवों का नामकरण करा जाता है तो उसमें जो पहला नाम होता है वो जीव के वंश को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा नाम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उस वंश के जाति को या प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। और इस चीज़ को शुरू करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो सर कैरोलस लिनियस थे। और ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि बायोलॉजी में आधुनिक वर्गीकी का जनक किसको बोला जाता है, तो कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रहों के गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया। फिर से साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है। तो बताइए ये सब क्वेश्चन बेसिक लेवल के हैं या नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। और आप सबों को मालूम होगा कि ग्रहों के गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने करा था सर, तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने करा था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि ग्रहों के गति से संबंधित कुल कितने नियम हैं, तो आप सभी कहते सर टोटल 3 नियम हैं। कितने नियम है सर, 3 नियम है। पहला नियम में क्या कहा जाता है कि सभी ग्रह जो होती है वो क्या करती है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। दूसरा में क्या कहा जाता है कि जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं सबका जो एरियल वेलोसिटी होता है, क्षेत्रीय वेग होता है, वो क्या होता है, नियत होता है। और तीसरा लॉ क्या कहता है कि जो ग्रहों का आवर्तकाल होता है उसका स्क्वायर जो है वो उसके बीच के औसत दूरी के क्यूब के यानी कि घन के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये तीनों लॉ किसके द्वारा दिया गया था, तो सर केपलर के द्वारा दिया गया था। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गति का समीकरण किसके द्वारा दिया गया था, तो आप सभी क्या कहेंगे, जी हाँ, मैं
v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की बात कर रहा हूँ, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, और b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की बात कर रहा हूँ। इसी को हम लोग गति का समीकरण कहते हैं। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि गति का समीकरण निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो आप क्या कहेंगे? गैलीलियो के द्वारा दिया गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गति का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो आप क्या कहेंगे? सर गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने करा, तो सर न्यूटन ने करा। तो ये छोटी छोटी बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ये रीजनिंग के रेंज में भी आप इस सवाल को रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला है। देखिए यहाँ पे वाटर जो है वो किसके अनुपात में है? पंप के अनुपात में, और यहाँ पे फिर आपका समानुपात दिया हुआ है और हर्ट दिया हुआ है। मेरे मित्र ध्यान रखना कि आप पंप के द्वारा क्या करते हो? वाटर को ऊपर भेजते हो। पंप के द्वारा क्या करते हो सर? वाटर को ऊपर भेजते हो। जनरली जो हम लोगों का मोटर रहता है, तो हम लोग कहते हैं मोटर चलाते हैं तो टंकी में पानी जाता है, लेकिन एक्चुअली में नीचे से पानी को ऊपर क्या किया जाता है? मोटर के द्वारा पंप किया जाता है। आपकी क्वेश्चन में यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे हर्ट है, और आप सबों को याद आ गया होगा कि सर हर्ट किसको पंप करता है? तो सर ब्लड को पंप करता है। हर्ट किसको पंप करता है सर? तो ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा सर? ब्लड आ जाएगा। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को, आप सभी जानते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इसको 1921 में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन को उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चलते, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के चलते क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के चलते, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के खोज करने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या मिला था? सर 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मेरे मित्र अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सापेक्षिता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा, तो आप क्या कहेंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने करा। मेरे मित्र ध्यान में ये भी रखेंगे, आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का व्यंजक किसके द्वारा दिया गया? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का इक्वेशन किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे सर अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। तो आप इस छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप पांचों क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, फिर और भी कुछ क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ मेरे मित्र, त्रियक नियम को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइड रूल कहते हैं। और ये ट्राइड रूल आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो सर आवर्त सारणी में देखने को मिलता है। आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में जो आपका त्रियक नियम है, ट्राइड रूल है, इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था? आप सभी कहेंगे सर डॉबरेनर ने प्रतिपादित करा था। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर डॉबरेनर हो जाएगा। आप सबों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये त्रियक नियम क्या होता है? तो सर त्रियक नियम में डॉबरेनर ने क्या बताया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, 3 तत्वों को, कितने तत्व को सर? 3 तत्व को, मान लीजिए A B C है, इसको अगर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो जो बीच वाला तत्व B है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का क्या होगा? औसत होगा। और ये नियम किसके द्वारा बताया गया था? सर डॉबरेनर के द्वारा बताया गया था। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? त्रियक नियम कहते हैं। मेरे मित्र अगर आपसे त्रियक नियम पूछा जा रहा है तो अष्टक नियम की भी चर्चा करी जा सकती है। तो ध्यान में रखेंगे कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो अष्टक नियम है, इसका प्रतिपादन किसने करा? तो सर न्यूलैंड ने करा। किसने करा सर? न्यूलैंड ने करा। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। और हाँ, ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि आवर्त सारणी में आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया? आवर्त नियम पहली बार किसके द्वारा दिया गया? तो सर मेंडलीफ के द्वारा दिया गया। सबसे पहले तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण किसने करा? तो सर मेंडलीफ ने करा। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया? तो सर मेंडलीफ ने बनाया। तो ये सब छोटे छोटे बात हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड है सर, फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो आप इसको याद रखेंगे कि सी लैंग्वेज के फादर कौन है सर? तो डेनिस रिच। कंप्यूटर लैंग्वेज का जो फादर बोला जाता है, किसको बोला जाता है? तो सर डेनिस रिच को बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पीछे के सेशन में डिस्कस भी करा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिप्सम को 343 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या मिलता है। जी हाँ, आप सभी को मालूम है कि सर जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2O होता है। और मैंने आपको बताया था कि सर जब आप जिप्सम को गर्म करते हैं, जब आप जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें से आधा पानी क्या होता है सर, खत्म हो जाता है। यानी कि आपका जो ये फार्मूला रह जाता है वो हो जाता है CaSO4 half H2O। और ये चीज़ आपका कब होता है, जब आप जिप्सम को गर्म करते हो। और सर इसी को क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है सर, तो मूर्ति बनाने में किया जाता है। अगर किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया तो उसको जोड़ने में किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जिप्सम को 343 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या मिलता है। आप सभी कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है या POP मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, POP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका रिपीटेड है। क्या पूछा जा रहा है कि CaO को और किस नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से नहीं आया था, बच्चे ने इसको थोड़ा सा उल्टा करके भेजा। आपका क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से बिना बुझा हुआ चूना किसको बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बिना बुझा हुआ चूना किसको बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। तो आप सभी को मालूम है कि सर बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। और इसी को हम लोग कली चूना भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। और बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो बच्चे ने क्या क्वेश्चन भेज दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी कहेंगे इसी को सर बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है, क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, या कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना का क्या है सर, रासायनिक नाम है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे सर कि बिना बुझा हुआ चूना आपका कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड है। या अगर आप इसको ऐसे याद रखें कि कैल्शियम ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि किसी यौगिक की H+ आयन की सांद्रता किससे मापी जाती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यौगिक जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। आपके पास जितने भी कंपाउंड हैं सबके सब 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। आप कहेंगे सर कंपाउंड के कौन कौन कैटेगरीज हैं, तो ध्यान में रखेंगे कि जो आप अम्ल पढ़ते हैं और जो आप भस्म पढ़ते हैं और साथ ही साथ जो लवण पढ़ते हैं, ये सब के सब क्या है सर, ये सब के सब कंपाउंड के प्रकार हैं, यानी कि यौगिक के टाइप हैं। आपको ये मालूम होगा कि अम्ल वो यौगिक होता है जो H+ आयन देता है, भस्म आपका वो होता है जो OH- आयन देता है, और लवण आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी यौगिक की H+ आयन की सांद्रता किससे मापी जाती है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर pH स्केल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, pH स्केल से मापी जाती है। और ध्यान में रहे कि pH स्केल में अगर जो आपका बिलियन है उसका वैल्यू 7 से क्या है सर, कम है, जितना कम है उसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, उतना ज्यादा होगी। और अगर pH स्केल में pH वैल्यू 7 से ज्यादा है, 7 से क्या है, ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा सर, OH- आयन की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर pH स्केल पे किसी विलियन का वैल्यू 7 है, विलियन आपका कौन सा होगा, तो सर उदासीन विलियन होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि pH स्केल को किसने खोजा, तो आप सभी कहेंगे सर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है आयनिक बंधन की क्या विशेषता है। जी हाँ, आप सबों को मालूम है कि जितने भी यौगिक हैं उसके अवयवी तत्व आपस में किसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो सर बंधन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि आप CH4 की बात कर लो या फिर NaCl की बात कर लो, ये दोनों क्या है सर, यौगिक हैं। तो यहाँ पे CH4 में जो कार्बन और हाइड्रोजन जुटे हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो एक बॉन्ड के साथ जुटे हुए हैं। आप सभी कहते हैं कि सर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी कि साझा वाला बॉन्ड बन रहा है। क्यों, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं सर, कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि साझेदारी वाला बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि कार्बन का नेचर होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं।
तो आपको ये मालूम है कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है? तो सर उसकी विशेषता ये होती है कि उसके जो बंधन होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन के साझा होने के चलते बने होते हैं। जबकि आपका जो NaCl है, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सर Na+ और Cl- है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव है, यानी कि आयन के चलते ये है। तो सर जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि जो आयनिक यौगिक होता है उसके अवयवों के बीच में कौन सा बंधन होता है? तो सर आयनिक बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है सर? आयनिक बंधन होता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड होता है। और ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? तो सर ये आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के चलते बनता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या बनता है सर? आयनिक बॉन्ड बनता है। आप कहेंगे कैसे बनता है? तो गौर कीजिएगा NaCl पे। आप कह रहे हैं कि Na+ और Cl- होगा, प्लस है, इसका मतलब सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्लोरीन माइनस में है मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो भाई मेरे सोडियम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लेने और देने के चलते इसके बीच में क्या हो जा रहा है सर? एक बंधन बन जा रहा है, बॉन्ड बन जा रहा है, और उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं सर? आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सहसंयोजी बंधन वाले जो यौगिक होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है कि सर उसमें जो बंधन बनता है वो इलेक्ट्रॉन के साझा होने के चलते बनता है। जबकि आयनिक बंधन वाले जो भी यौगिक होंगे उसकी क्या विशेषता होगी? तो सर उसकी विशेषता होगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के चलते क्या बनेगा? आयनिक बंधन बनेगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आयनिक बंधन की क्या विशेषता है, तो आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के चलते बनता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के चलते क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि गलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक से संबंधित है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गलापागोस द्वीप समूह जो है वो चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा कि चार्ल्स डार्विन प्रशांत महासागर के इस गलापागोस द्वीप समूह पे गए थे और वहीं से इन्होंने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसको एक्सप्लोर करा था, एक्सप्लेन करा था। इसीलिए गलापागोस द्वीप समूह को किस वैज्ञानिक से जोड़ करके देखा जाता है? तो सर चार्ल्स डार्विन से जोड़ करके देखा जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्या पूछा जा रहा है कि मोबाइल टावर से निकले विकिरण के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलती है उस रेडिएशन को जांचने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है जो मोबाइल टावर के आसपास रहते हैं, क्या कि मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलता है उससे कैंसर हो जाता है, और बहुत सारे लोग इसको कोर्ट में भी जाकर के गवर्नमेंट को चैलेंज किए हैं। तो गवर्नमेंट ने, जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन विभाग है, उन्होंने क्या बताया कि भाई हमारे मोबाइल टावर से ऐसी कोई भी रेडिएशन नहीं निकलती है जो ह्यूमन में कैंसर का कारण बने। अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, आपके टावर से कोई रेडिएशन निकल रही है, तो हम आपको एक ऐसा वेबसाइट दे दे रहे हैं जो आप अपने निकटतम टावर के पास जाएंगे तो आपके टावर से क्या रेडिएशन कितना मात्रा में और कितना हार्मफुल है और किस तरह से निकल रहा है, उन सारे चीज़ों का जानकारी आपको दे देगा। आप कहेंगे कि सर वो पोर्टल कौन सा है? तो सर ध्यान में रखेंगे कि तरंग संचार नाम से भारत के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने निकटतम टावर के पास जा करके ये चेक कर सकते हैं कि आपके टावर से जो रेडिएशन निकल रही है वो कितना मात्रा में निकल रही है और कितना आपके लिए हार्मफुल है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मोबाइल टावर से निकले विकिरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है सर? तो तरंग संचार नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि मूर्तियों का सांचा किससे बनाया जाता है? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर पीओपी से बनाया जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस करा है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। आप कहेंगे सर ये निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि सर H2O में, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ 1:8 के रेशियो में जुड़ा हुआ रहता है।
मतलब क्या कि पानी के एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 के रेशियो में क्या होता है सर, जुड़ा हुआ रहता है, और ये रेशियो फिक्स रहता है। चाहे हम पानी कहीं से भी ला करके क्यों न रखें, हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा सर, 1:8 के रेशियो में ही रहेगा सर। इसी को हम लोग निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, जो किसके द्वारा दिया गया था सर, प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। मेरे मित्र, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा था, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा था, तो आप क्या कहेंगे सर, लेबोजियर ने करा था। सर किसने करा था, लेबोजियर ने करा था। और ध्यान में आपको ये भी रखना है कि आधुनिक रसायन का जनक किसको बोला जाता है, लेबोजियर को बोला जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया, गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो आप सभी कहेंगे सर, जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया सर, जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के प्रश्न अगर आपको दोबारा मिल जाए तो उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर लेंगे। और हाँ, ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन में हम लोग 20 जनवरी के क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, और आपका जो बाकी के एग्जाम और बचे हुए क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए उसका भी बहुत ही जल्द आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।